गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आप लोग जानते हैं इस समय संसाधन कम होने के बाद भी किसी तरह पढ़ाने का कार्य शुरू हुआ है, तो कोशिश करेंगे अच्छा पढ़ाने का। अभी तक हमने आपको पढ़ाया कि या आप पढ़े कि आवेश का मात्रक एमकेएस सिस्टम में, अर्थात एमकेएस सिस्टम में आपका जो आवेश का मात्रक होता है वो एम्पियर मीटर होता है, एम्पियर मीटर होता है। और एसआई पद्धति में मात्रक आपका जो होता है वो आपका कूलाम होता है। बीमा आपकी आवेश की एटी होती है। इतना आप देख चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। बीमा ये बहुत जरूरी है आपको कि आवेश की बीमा आपको याद हो। सीजीएस पद्धति में जो आपका मात्रक होता है आवेश का, उसे हम कहते हैं ESU। ESU इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अर्थात इलेक्ट्रोस्टैटिक इकाई आपका सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है। एक कूलाम बराबर आपका होता है, एक कूलाम जो आपको बराबर होता है वो होता है 3 × 10⁹ ESU। एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU के इक्वल होता है। यह आपका हो गया कूलाम। सबसे छोटा मात्रक ESU, सबसे बड़ा मात्रक आपका होता है फैराडे। क्या होता है आपका? -9 होता है, 3 × 10⁹ ESU। जो सबसे बड़ा मात्रक होता है आवेश का, उसे वो होता है फैराडे। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम के बराबर होता है। यह आपका हो गया आवेश के मात्रक और उसकी बीमाएं। बात अब आती है कि आवेशन, जो आवेश होता है किसी वस्तु पर हम कोई वस्तु कितने प्रकार से आवेशित हो सकता है, अर्थात आवेशन की विधियां। आवेशन के लिए कौन कौन सी विधियां आपकी प्रयुक्त की जाती हैं। तो आवेशन के लिए मुख्यतः 3 विधियों का प्रयोग होता है। पहला होता है आपका चालन, दूसरा होता है आपका घर्षण, और तीसरा आपका होता है प्रेरण, इंडक्शन, प्रेरण। इन 3 विधियों के द्वारा हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। चालन में क्या होता है कि जब एक आवेशित दूसरी अनावेशित या 2 आवेशित वस्तुओं को हम एक दूसरे से सटा कर रखते हैं तो जो हमारा आवेश है वो एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित होने लगता है। यह विधि आपकी चालन कहलाती है। कैसे? मान लीजिए 2 आवेश हैं, या एक आवेशित है जिस पर Q1 आवेश है, एक अनावेशित है Q2 आवेश है, दोनों को हमने जोड़ दिया है। तो क्या होगा कि आवेश का स्थानांतरण Q1 से Q2 की तरफ होगा, और तब तक होगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए। अर्थात दोनों पे आवेश आपका, मान लीजिए इसका आवेश Q था तो दोनों पे आवेश Q/2 दोनों पे आवेश हो जाएगा। दूसरे में मानते हैं कि 2 आवेशित गोले हैं, एक पर आपका Q1 आवेश है, दूसरे पर आपका Q2 आवेश है, दोनों को हमने जोड़ा है, तो दोनों में आवेश का स्थानांतरण फिर तब तक होगा जब तक कि दोनों के आवेश बराबर ना हो जाए। और ये क्या हो जाएगा कि जब दोनों के आवेश बराबर हो जाएंगे तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 + Q2 बाई कितना हो जाएगा आपका 2। यह आवेश की मात्रा हो जाएगी। ये हो गई आवेशन की विधि। ठीक है। दूसरी विधि आपकी आती है घर्षण। घर्षण विधि में क्या कहते हैं, जैसा कि हमने बताया कि अगर कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से, रेशम से रगड़ने पर कांच धनावेशित हो जाता है और रेशम ऋणावेशित, अर्थात कि घर्षण द्वारा इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हुआ। कांच से इलेक्ट्रॉन निकले और रेशम के कपड़े पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित हुए, तो जिससे कांच आपका धनावेशित हो गया और जो रेशम का कपड़ा था वो क्या हो गया आपका ऋणावेशित हो गया। यह प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है? घर्षण कहलाती है। तीसरी आपकी प्रेरण विधि। प्रेरण में क्या होता है
कि जब कोई आवेशित गोला है आपके पास, आवेशित वस्तु है, उसके समीप, उसको जोड़ते नहीं है, उसके समीप ही कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रख देते हैं, तो प्रेरण के द्वारा, जिसको आप कहते हैं ना कि मोटिवेट हो गए, आप किसी को देखकर पढ़ने लगे तो आप क्या होते हैं, प्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं। उसी प्रकार एक आवेशित वस्तु के पास जब कोई दूसरी आवेशित वस्तु रखी जाती है तो प्रेरण के द्वारा अनावेशित वस्तु पर भी उतने ही परिमाण का आवेश, किंतु प्रकृति विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। यह जो घटना होती है यह प्रेरण कहलाती है। 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत, आगे भी पढ़ाया जाएगा। तो तीसरा नियम आपका क्या हो गया, प्रेरण के द्वारा, कि जब आवेशित वस्तु के पास कोई दूसरी अनावेशित वस्तु रखी जाती है तो प्रेरण के द्वारा दूसरी वस्तु पर उतने ही परिमाण का किंतु विपरीत प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। अर्थात अगर पहले गोले पर धनावेशित होगा तो दूसरे गोले पर क्या उत्पन्न हो जाएगा, आपका ऋणावेशित हो जाएगा। यह आपकी हो आवेशन की क्या होती हैं, विधियां होती हैं। इसके बाद आपका आता है जो आपकी वस्तुएं होती हैं। सुचालक पदार्थ आप जानते होंगे, सुचालक और कुचालक, या इन्हें हम बोलते हैं विद्युत रोधी। क्या बोलते हैं, विद्युत रोधी या परावैद्युत, या परावैद्युत। ये तीन प्रकार के आपके सुचालक, कुचालक या विद्युत रोधी या परावैद्युत। सुचालक पदार्थ आपको पता होगा, आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा कि जिनमें विद्युत का चालन होता है वो सुचालक कहलाती है, लेकिन आपको यहाँ वो नहीं पढ़ना है। आप क्या कहेंगे, आपको याद है हमने आपको बताया है कि आवेश का इलेक्ट्रॉनिक मॉडल क्या कहता है कि वे पदार्थ जिनके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो सुचालक होते हैं, और जिनके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन कम या बिल्कुल नहीं पाए जाते वे कुचालक वस्तुएं कहलाती हैं। तो सुचालक कौन होंगे, वे जिनके बाह्य कोश में मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं सुचालक कहलाते हैं। जैसे सभी धातुएं, उनके बाह्य कोश में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तो वो सब सुचालक होती हैं। कुचालक वस्तुएं जिनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, उनके बाह्य कोश हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होते हैं, अर्ध भरे हुए या पूरे भरे हुए होते हैं, वे आपके क्या कहलाते हैं, कुचालक या विद्युत रोधी पदार्थ कहलाते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों को ही हम परावैद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं, परावैद्युत कहते हैं। विद्युत रोधी पदार्थों को ही हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। परावैद्युत पदार्थ अब हम जो कुचालक ना कह के हम क्या कहेंगे, परावैद्युत पदार्थ कहेंगे। तीसरे जो आपके प्रकार होते हैं अर्धचालक, आप जानते होंगे अर्धचालक कौन से पदार्थ होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता सुचालकों और परावैद्युत के मध्य होती है आपके अर्धचालक कहलाते हैं। जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये आपके क्या होते हैं, अर्धचालक होते हैं। इनके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं किसी को और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन ही किसी से ले सकते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं, सहसंयोजक बंध बनाते हैं, और यही पदार्थ आपके किसका कार्य करते हैं, अर्धचालक का कार्य करते हैं। बच्चों, परावैद्युत जो टर्म है, परावैद्युत पदार्थ जो परावैद्युत प्रयोग किया जाता है, इसके साथ ही एक डिजिट, एक अंक का प्रयोग किया जाता है जिसे हम कहते हैं परावैद्युतांक। परावैद्युतांक कहते हैं। ये जो परावैद्युतांक है ये बताता है कि कोई वस्तु सुचालक है या कुचालक है या आपका अर्धचालक है। ये कौन बताता है, आपका परावैद्युतांक बताता है। आगे जब कूलाम का नियम हम पढ़ाएंगे, अब इसके बाद वही है कूलाम का नियम, अगले वीडियो में आपको वही मिलेगा कूलाम का नियम। तो उसमें आपको ये मिलेगा परावैद्युतांक, यही बताता है कि कोई पदार्थ कितना सुचालक है, कितना कुचालक है या अर्धचालक है। इस अंक की सहायता से हम बता सकते हैं कि कोई वस्तु कितनी चालक, उसकी चालकता कितनी है, अच्छी सुचालक है या अच्छी सुचालक नहीं है, किस श्रेणी में आता है, उसको हम इसकी सहायता से बताएंगे अगले चैप्टर में।
बच्चों वीडियो कैसा लगा थोड़ा बताते रहिएगा। अभी तो शुरुआत है, आगे इम्प्रूवमेंट होगा जैसे जैसे आपका, हम भी थोड़ा लय में आएंगे, बहुत दिन बाद पढ़ाना शुरू किए हैं, तो जैसा होगा बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।